नेक्स्ट अपन बात करते हैं मांस धातु की। तो मांस धातु क्या करेगी? शरीर की पुष्टि करेगी, क्योंकि अपने जो मसल्स वगैरह है वो किसकी वजह से है? मांस से हैं। जो भी अपन दिखाई देता है, किसी भी जो व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, उसका जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो किसकी वजह से देता है? बोन्स की वजह से, मसल्स की वजह से, फैट की वजह से। तो ये क्या है? शरीर की पुष्टि का काम करेगी, पोषण का काम करेगी, और क्या करेगी? मेद धातु को भी बनाएगी। तो ये तो नॉर्मल, प्राकृत कर्म तो बहुत नॉर्मल है। बात उनके क्षय और वृद्धि पर ही आती है। तो अगला अपन इसकी बात करते हैं मास क्षय की। बहुत सिंपल है, सारी धातु में सबसे सिंपल यही है। इसके क्षय पर क्या होगा? जहां जहां मास होता है वहां पर शुष्कता आ जाएगी। वृद्धि पर क्या होगा? जहां जहां मास ज्यादा होता है वहां पर उनकी वृद्धि हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। तो मास क्षय होने पर स्फिक प्रदेश, जो बटक रीजन है, ग्रीवा, नेक पर और एब्डोमेन पर शुष्कता आ जाएगी, क्योंकि जो फैट जमा होता है वो कहाँ जमा होता है? मसल्स पर जमा होता है। जब मसल्स ही प्रॉपर नहीं है, पहले तो फॉर्मेशन मसल्स का होगा, तब धीरे धीरे फैट आएगा। क्योंकि पहले तो जब भी को अपन खाना खाते हैं उससे अपनी मसल्स वगैरह बॉडी ये बनती है, फैट तो बाद में आएगा। तो अगर यही कमी है तो फैट कम होगा, तो मसल्स कम है तो मसल्स वीक हैं, कमजोर हैं, मांस का क्षय हो रहा है। तो सबसे पहले इन जो रीजन है, स्फिक प्रदेश, ग्रीवा और उदर, इन पर शुष्कता, ये सूखे सूखे दिखाई देने लगेंगे, यानी कि पतले दिखाई देंगे। जैसे किसी का पेट निकला हुआ होता है, किसी का पेट एकदम अंदर होता है, तो वो मांस क्षय के अंदर जाएगा। फिर वृद्धि, वृद्धि में जस्ट अपोजिट, जो किसी भी एक मोटे व्यक्ति को इमेजिन करके ये सारा लिख सकते हो। मांस वृद्धि के अंदर क्या आ जाएगा? स्फिग, बटक रीजन, गंड, गले की बात करती, नेक रीजन, ओष्ठ, ओपस्थ, उरु, बाहु, यानी कि पूरी बॉडी में एक एक करके लिख दिया उसने। इन पर क्या हो जाएगी? इनमें वृद्धि हो जाएगी, मसल्स बढ़ेंगी तो ये मोटे दिखाई देने लगेंगे, वृद्धि हो जाएगी। और गुरु गात्रता, जब मसल्स प्रॉपर होंगी तो उसको अपने हाथ पैर भी क्या हो? भारी भारी फील होने लगेंगे। तो गुरु गात्रता, अंगों में भारीपन फील होगा। फिर उसके बाद है मेद धातु। मेद धातु क्या काम करेगा? शरीर का स्नेहन और स्वेद। अब सभी धातुओं के आपके मल तो पता है कौन सी धातु का क्या मल होता है। तो ऐसे ही मेद धातु का, जैसे रस की बात की थी, रस का मल कफ है, रक्त का मल पित्त होता है, मेद धातु का मल स्वेद होता है। तो स्वेद का निर्माण करना इसका क्या है? प्राकृत कर्म है। और अगला कर्म क्या है? पुष्टि करना। और स्नेहन क्यों लिख दिया? जो फैट है वो स्टार्टिंग में तो क्या है? लिक्विडिटी जैसी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होता है। कफ और फैट, कफ और मेद दोनों को सेम मान के चलो। तो ये शरीर का स्नेहन करेगा, स्वेद की, ये इसके प्राकृत कर्म है। स्वेद की उत्पत्ति करेगा और अस्थियों को पुष्ट करेगा। अब इसके क्षय पर क्या होगा? मेद का क्षय हुआ, ठीक है। मेद के क्षय के लक्षण धीरे धीरे कहाँ दिखाई देने लगते हैं? अस्थि के पास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेद, मज्जा, इन दोनों का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आंखों से। क्योंकि अब यहाँ से क्या है, धीरे धीरे अपन जा रहे हैं आगे की धातुओं के निर्माण की तरफ। इनके क्षय होते ही आगे की धातुओं का निर्माण कम, आगे की धातुओं का निर्माण कम, ओज का निर्माण कम, बल का निर्माण कम, सबका निर्माण जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो यहाँ अगर क्षय की बात कर रहे हैं तो सारे सिम्टम अब अगली धातुओं के साथ लेके ही चलना है। जैसे इसमें लिख दिया संधिया, संधिनाम स्फुटनम, संधियों में स्फुटन, उसको क्योंकि फैट कम है, फैट कम है, कवरिंग प्रॉपर नहीं है बोन्स पर, ठीक है। मसल्स और फैट की कवरिंग प्रॉपर नहीं है, फैट कम है। तो धीरे धीरे एक ये भी देख सकते हैं। दूसरा, मेद से अस्थि, अस्थि का मेद का क्षय होते ही अस्थि प्रॉपर बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो वो इन्होंने आचार्यों ने ये साथ में ही लिख दिया है कि मेद का क्षय होते ही डायरेक्ट अस्थि और संधियों पे इफेक्ट जाएगा। तो अगर मेद का क्षय हुआ है तो संधियों में स्फुटन, स्फुटन यानी कि ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। ओस्टियोमलेशिया वाली जो कंडीशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो संधियों में स्फुटन होगा। नेत्रों में ग्लानि, अब नेत्रों में ग्लानि क्यों? थकावट है, कमजोरी है। तो ग्लानि का मतलब एक धीरे धीरे ऐसे चक्कर आना, थकावट महसूस होना, आंखों के सामने अंधेरा आना। नेत्रों में ग्लानि का मतलब तो यही निकलेगा कि उसको चक्कर आना स्टार्ट हो गया, आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा आ रहा है वो। और शरीर में थकावट, फैट कम है, मेद कम है, थकावट होगी, आगे की धातुएं नहीं बन रही, थकावट होगी। दूसरा, हम ये भी समझ सकते हैं कि मेद का क्षय क्यों हुआ है, तो कहीं ना कहीं मांस का भी तो क्षय होगा, तभी तो मेद का क्षय हुआ है।
ऐसा तो है नहीं अकेले मेद का क्षय हो गया। तो स्टार्टिंग तो हमेशा रस से ही होगी, चाहे वो वृद्धि की हो, चाहे वो क्षय की हो। अगर रस की वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो आगे की धातु का निर्माण ज़्यादा होगा, अगर उसका क्षय हो गया तो आगे की धातु का भी क्षय होगा। तो दोनों साइड लेके चलनी है, आपको एक पे ही नहीं रुकना है कि मेद क्षय तो अच्छा मेद क्षय के ही होंगे, नहीं। उसमें मांसक्षय के भी लक्षण दिखाई देंगे और अस्थि क्षय के भी लक्षण दिखाई देने लगेंगे। सिम्पटम जो आएंगे वो दोनों के आएंगे। और उदर का पतला होना, फैट नहीं है तो नो डाउट पेट तो पतला ही होगा, एब्डोमेन रीजन पे फैट नहीं रहेगा तो उधर पतला होगा। फिर उसके बाद है इसकी अगर वृद्धि हो गई यानी कि कफ बढ़ रहा है, ठीक है, कफ बढ़ रहा है यानी कि मोटापा बढ़ रहा है। अब मोटा मोटा जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, कफ के गुण में पढ़ा था स्निग्ध, कफ बढ़ा है तो स्निग्धता भर भर के होगी, तो अंगों में स्निग्धता, उसके जो सारे जो एक्सट्रीमिटीज हैं हाथ पैर देखेंगे तो एकदम स्निग्ध एकदम चिकने से दिखाई देंगे। उदर वृद्धि, पेट की वृद्धि, पेट बाहर निकल आएगा। पार्श्व वृद्धि, जो साइड जो फैट होता है वो भी बाहर निकल आएगा। काश श्वास, कल भी बोला था, कफ की वृद्धि में भी बोला था मैंने। काश श्वास ये किसकी वजह से होते हैं, कफ की वजह से। तो मेद बढ़ा हुआ है यानी कि कफ भी बढ़ा हुआ है तो उसको ये डिजीज बहुत जल्दी होंगी, काश और श्वास। आपको पढ़ने का मैं एक तरीका बताऊं, आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, जैसे धातु पढ़ रहे हो तो धातु के साथ आपको दोष भी लेके चलने हैं, मल भी लेके चलने हैं, क्योंकि एक ही चीज से आयुर्वेद इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ढंग से किसी ने इसका डिस्क्रिप्शन किया नहीं है। वो तो संस्कृत में लिख के चले गए, जो बाद में हिंदी में जो टीका हुई है वो अपने अपने अकॉर्डिंग जिसको जो समझ में आया वो लिख दिया। अपन कितना समझते हैं, कैसे समझते हैं, हम किसी भी एक बेस पर एक चीज को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब करने वाले बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, तो सभी चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो लिखा है इसमें दौर्गंध्य, अब दौर्गंध्य क्यों आएगी, सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए कि मेद बड़ा है यानी कि स्वेद बढ़ाएगा, उसके अंदर पसीना ज्यादा आएगा, स्वेटिंग उसको ज्यादा होगी, तो दौर्गंध्य दुर्गंधता तो अपने आप आएगी पसीने से। तो ये भी याद रखना है कि मेद मेद बढ़ा तो मेद का मल भी बढ़ेगा, मल बढ़ेगा यानी कि स्वेद बढ़ेगा, और स्वेद बढ़ते ही ये सिम्टम आने लग जाएगा। तो आपको सारी चीजें एक साथ लेके चलनी है। फिर बात करते हैं अस्थि धातु। अस्थि देह का धारण, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में सबसे पहले अस्थि जब पढ़ते हैं तो पहली लाइन यही पढ़ते हैं, अस्थि देह का धारण करती हैं। अगर अपने शरीर से हड्डियों को निकाल दिया जाए तो हमारा ढांचा तैयार हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सारा मांस लटक के नीचे आ जाएगा। अगर फैट को मसल्स को किसी ने ग्रेविटी के अगेंस्ट रोका हुआ है तो वो कौन है, बोन है। तो अस्थि क्या करती हैं, देह का धारण करती हैं और मज्जा की पुष्टि करती हैं, अगली धातु का निर्माण करती हैं। अगर इसका क्षय हो जाएगा तो क्या होगा। अब अस्थि के मल बताइए, अस्थि के मल क्या होते हैं, केश नख दंत ये सारे अस्थि के मल ही होते हैं। अब अस्थि का क्षय हो गया यानी कि उसके मल का क्षय हो गया, तो ये क्या होगा, जिस व्यक्ति के बाल ज्यादा झड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक बार को तो कैल्शियम की दवाइयां भी देता है, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं, किसी की जो बियर्ड है वो जल्दी नहीं आ रही है, और द्विज पतन जो रोमकूप वाले बाल हैं इनका गिरना, ये अगर ये सारे गिर रहे हैं यानी कि अस्थि का क्षय हुआ है। श्रम, बहुत जल्दी उसको थकावट होगी, तो ये श्रम तो मेद के क्षय से स्टार्ट हो ही जाएगा। मेद के क्षय से क्या, रस क्षय से भी लिख सकते हैं इसको। श्रम तो हर धातु में होगा, क्योंकि एक धातु का क्षय होते ही अगली धातु का प्रॉपर निर्माण नहीं होगा, अगली धातु का प्रॉपर निर्माण नहीं होगा तो बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो थोड़ा सा ही काम करते क्या हो जाएगा, वो थक जाएगा। संधि शैथिल्य, अब जब अस्थि का क्षय हुआ है तो संधियों में तो शैथिल्य की बात करें, जो फ्लैसिडिटी है वो तो आएगी ही, संधियों में उसको पेन होगा। तोद की बात करते हैं, जो संधि तोद, अब ये टर्म याद रखनी है, संधि शैथिल्य पूछा जाता है, संधि शैथिल्य पीजी एंट्रेंस के अंदर पूछा जाता है, किसकी वजह से होता है, अस्थि के क्षय की वजह से होता है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं अगर वृद्धि हुई तो यानी कि इसके जो मल हैं वो ज्यादा बनेंगे। अब अस्थि तो अस्थि की वजह से ही सारी कार्टिलेज वगैरह इनका फॉर्मेशन होता है, दांतों का फॉर्मेशन है, नाखून का फॉर्मेशन है, ये अस्थि की वजह से ही हो रहा है। तो अगर ये बढ़ गई तो अद्य अस्थि यानी कि बड़ी अस्थि के समीप कार्टिलेज, छोटी मोटी कोई कार्टिलेज आके वहां पर जुड़ जाएगी, तो ये उत्पन्न हो जाएगा। अधिदंत,
आप लोगों ने देखा होगा कई लोगों के एक दाँत के ऊपर दूसरा दाँत होता है, तो वो कंडीशन भी किसकी वजह से होती है? अगर उसके अंदर अस्थि धातु की वृद्धि हो रखी है तो दाँत के ऊपर दाँत आना, ये कंडीशन देखने को मिलती है। फिर अगली जो नेक्स्ट धातु है वो है मज्जा। मज्जा क्या करती है? अब जैसे स्नेहन और कहाँ पड़ा है? मेद के अंदर पड़ा है, शरीर का स्नेहन कर रहा है मेद। ऐसे ही क्या है? मज्जा भी शरीर का क्या करेगी? स्नेहन करेगी, क्योंकि मज्जा क्या है? एक तरह से बोन मैरो है, वो ब्लड का फॉर्मेशन कर रही है। ब्लड का फॉर्मेशन होते ही अब जैसे ही ब्लड बनेगा, धीरे-धीरे पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना स्टार्ट होगा, तो स्नेहन इसलिए इसके अंदर डाल दिया। शरीर को बल देना, ब्लड फॉर्मेशन तो मॉडर्न की तरफ जाता है, लेकिन जो मज्जा से आगे क्या है? शुक्र, और शुक्र से ओज, तो बल की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो शरीर को बल देने का काम भी क्या करेगी? मज्जा धातु करेगी। शुक्र धातु का पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में भी आता है। और अस्थियों को पूर्ण करना, क्योंकि जो अस्थि के अंदर ही रहती है क्या? बोन मैरो, मज्जा जो है वो अस्थि के अंदर ही रहती है। और मज्जा सिक्रीट कैसे होती है? बोन्स के अंदर छोटे 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 पोर होते हैं, उनसे क्या है? मज्जा बाहर मज्जा से जो शुक्र का जो फॉर्मेशन होता है, वो शुक्र उन पोर्स से होके पूरी बॉडी में फैलता है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सुना होगा शुक्र को सप्तधरा कला बोला है, और जो सप्तधरा कला है उसका स्थान आचार्य सुश्रुत ने सर्व शरीर बताया है। एक तो शुक्र केवल वहीं ना रह के, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बोलते हैं वहीं ना रह करके पूरी बॉडी में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये भी पूछा जाता है पीजी एंट्रेंस के अंदर कि शुक्र का स्थान सर्व शरीर होता है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इसलिए आपको बता दिया। तो शुक्र धातु का पोषण करने का काम भी कौन करेगी? मज्जा करेगी। और मज्जा अस्थियों का पूरण, क्योंकि मज्जा रहती कहाँ है? अस्थियों के अंदर। अगर अब मज्जा का क्षय हुआ तो क्या है? मज्जा क्षय यानी कि मज्जा क्षय क्यों हुआ? यानी कि अस्थि का भी क्षय होगा कहीं न कहीं। तो क्या है? मज्जा क्षय से क्या देखने को मिलेगा? उसकी जो बोन्स हैं, कट कर गिर रही हैं, ऐसा उसको प्रतीत होगा। अब ऐसे तो नहीं है कि पैर टूटा और अलग हो गया, ये नहीं। कट कट कर गिर रही हैं का मतलब यहाँ पे अपन समझेंगे कि कैल्शियम की कमी हो रही है। उसके अंदर जो जो क्लास्ट वाली जो कंडीशन आती है, जो ऑस्टियोमलेशिया जो बोलते हैं, कैल्शियम की कमी होती है। और एक बोलते हैं कि जो एक जो क्या बोलते हैं, बोन्स को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं, एक तो बनाने वाली होती हैं और एक उनको हटाने वाली होती हैं। तो हटाने वाली जो सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, इसलिए क्या है, जो जो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाएगा ये पेशेंट, उसको ये फीलिंग आएगी कि उसकी जो बोन्स है वो शुष्क होने लगी हैं, हल्की होने लगी हैं, उनमें से कैल्शियम हटने लगा है, ये वाली फीलिंग आएगी। अस्थियां दुर्बल व हल्की हो जाती हैं, ये भी उसी से समझ आता है, क्योंकि मज्जा का क्षय हुआ है, कैल्शियम की कमी होने लगी है, बोन्स क्या है? कमजोर पड़ रही हैं, शुष्क हो रही हैं, इसलिए दुर्बल और हल्की हो गई। और इम्पोर्टेंट, मनुष्य वात रोग से पीड़ित होता है, क्योंकि मज्जाशय का सीधा सीधा कोरिलेशन कहाँ जा रहा है? अस्थि के पास जा रहा है, और अस्थि के अंदर कहाँ क्या है? वात का स्थान है। तो इसलिए उसको जो डिसऑर्डर, अस्थि का क्षय हुआ मतलब वात का प्रकोप हुआ, तो उसको डिसऑर्डर भी कैसे होंगे? वात वाले होंगे। तो मज्जाशय में सारा का सारा क्या लिख के आना है? बोन वाला लिख के आना है। अगर इसकी वृद्धि हुई तो वृद्धि होते ही क्या है? सर्वांग में गुरुता और नेत्रों में गुरुता। अब इसका कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जब भी नेत्रों में भारीपन की बात कहीं भी आपको आज के बाद कहीं भी दिख जाए, तो आपका सीधा दिमाग मज्जा पर जाना चाहिए। ये थोड़ा रटने वाला सा है, क्योंकि कहीं भी मैंने भी इतने सारे टेक्स्ट बुक देखे हैं, मुझे कहीं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिला। अगर कहीं मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगी कि नेत्रों में गुरुता का इससे क्या कोरिलेशन है। अगर दूसरा अपन ये सोच सकते हैं कि मज्जा जो है, अगर बोन मैरो बहुत ज्यादा है तो ब्लड ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो जैसे वहां पे देखा था ब्लड का प्रॉपर फॉर्मेशन होगा, जैसे रक्त वृद्धि के अंदर देखा था कि नेत्रों में लालिमा आएगी, तो या तो वहां से इसे समझ सकते हैं। बाकी और कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका आयुर्वेद के अंदर नहीं है। फिर आती है बात शुक्र धातु। हाँ जी। हाँ जी।
हो सकता है, मैं वही बात कर रही हूँ कि कहीं भी बहुत अच्छा जो जो जिससे अपन सैटिस्फाई हो सकें, ऐसा एक्सप्लेनेशन कहीं भी नहीं है। तो अपन अपने तरीके से समझ सकते हैं। आपने जो बोला है नो डाउट हो सकता है ऐसा, जो मैं बोल रही हूँ कि वो बोन मैरो से ब्लड फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, वो ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों से दोनों क्या आप सैटिस्फाई हो दोनों आंसर से? बिल्कुल भी नहीं। ना मैं खुद भी नहीं हूँ, मैं फाइनल में आ गई। अभी तक मुझे इसका अच्छा से अच्छा रिप्लाई, अच्छे से अच्छा इसका आंसर समझ में नहीं आया। मैंने बहुत लोगों से पूछा। अगर मुझे कहीं मिलता है तो मैं आपको बताऊँगी, और प्लीज़ अगर आपको कहीं मिले तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे मैम की तरह ट्रीट करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें मुझे आती हों, ज़रूरी नहीं है आपको भी सब आता हो। एक-दूसरे को बताएँगे, सारे सीखेंगे। ठीक है? तो नेत्रों में गुरुता अभी आप इसको याद रख लीजिएगा, और कहीं भी अगर आइज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है पीजी एंट्रेंस के अंदर। तो अगर आइस से रिलेटेड आपको कुछ भी दिखाई दे, तो अगर उसमें ऑप्शन में धातु है, रस धातु, मांस धातु, मेद, मज्जा, तो आपको टिक मज्जा ही करना है हमेशा। ठीक है? तो नेत्रों में गुरुता एक यहाँ याद रखिएगा। फिर बात करते हैं अपन शुक्र धातु की। शुक्र धातु, धैर्य प्रदान करना, च्यवन। च्यवन मतलब जो इजैकुलेशन वाली जो प्रोसेस होती है, अगर शुक्र का फॉर्मेशन प्रॉपर हो रहा है, तो जो कॉपुलेशन के टाइम पर जो सीमन का जो इजैकुलेशन है, वो अच्छे से होता है। तो सुख पूर्वक शुक्र का त्याग करना। इससे और क्या होगा, मेल और फीमेल में जो आपस में जो उनके बॉन्डिंग होती है वो अच्छी रहती है, और देह को बल प्रदान करना, क्योंकि शुक्र से ही अब अपन आगे कहाँ जा रहे हैं, ओज की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ओज को भी नहीं छोड़ना है, कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते आप किसी भी एक चीज को पढ़ने के लिए, सारी चीजें साथ लेके चलनी है। तो देह को बल प्रदान करना, क्योंकि अगर ये सही है तो ओज बनेगा, ओज है तो ओज को ही क्या बोला गया है, प्राकृत बल बोला गया है। ठीक है? फिर उसके बाद इसका अगर क्षय हुआ, शुक्र का क्षय हुआ तो क्या हुआ? अब सीधे-सीधे समझना, ओज के साथ ही चलूँगी मैं सारा कॉन्सेप्ट लेके। दुर्बलता, उसके अंदर क्या है, कमजोरी, वीकनेस रहेगी। ओज शुक्र नहीं है, ओज नहीं है, और शुक्र से पहले मज्जा को भी साथ लेके चलना है, तो वीकनेस उसको फील होगी। मुख शोषाश्च, उसके मुख में सूखापन। अब यहाँ से आप बहुत थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ इस पॉइंट पे मेरे को, मुख शोष, कल परसों की क्लास में, पिछली क्लास में किसी में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अपन क्षय की बात करते हैं तो क्या होगा, वायु का प्रकोप होगा। शुक्र क्षय, जब मैं आपको राजक्षमा पढ़ाऊंगी तो वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। शुक्र क्षय होते ही क्या होता है, अगर शुक्र का बहुत ज्यादा क्षय हो गया है तो प्रतिलोम क्षय स्टार्ट हो जाता है। प्रतिलोम क्षय यानी कि शुक्र क्षय होते ही वात प्रकोपित होती है, वात प्रकोपित होते ही प्रतिलोम, प्रतिलोम शुक्र से मज्जा, मज्जा से अस्थि, मांस, और ऐसे आगे जो रस की तरफ जाएंगे, तो इस प्रकार से धातु का क्षय स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वात का प्रकोप हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बॉडी से शुक्र बाहर निकल गया है, डायरेक्ट वात का प्रकोप होगा। वात प्रकोप होते ही ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो दुर्बलता ओज से तो होती होती है, ओज की कमी से, लेकिन यहाँ पे मेन जो डोमिनेंसी रहती है वो वात की रहती है। शुक्र का क्षय होते ही वात का प्रकोप हुआ, दुर्बलता। मुख शोष, वायु प्रकोपित हुई है, गमन करेगी। वायु क्या करती है, सुखाने का काम करेगी, तो मुंह में सूखापन, जो मुख में सूखापन होगा वो वायु की वजह से होगा। फिर आगे जाके वायु क्या करती है, इसके अंदर सारे दोषों को धीरे धीरे कुपित करेगी, तो धीरे धीरे उसके अंदर सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। श्रम, उसको थकावट बहुत जल्दी होती है। शुक्र विसर्ग, अगर वायु बढ़ गई तो क्या होगा, उसका जो सीमन है वो बिना देरी किए ही इजैकुलेट हो जाएगा। बहुत जल्दी क्या है, शुक्र का विसर्ग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो प्रॉपर फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है शुक्र से, लेकिन जो भी है उसका इजैकुलेशन जल्दी हो जाएगा। फिर है मेड्र वेदना, उसके पेनिस में पेन होगा। अंगसाद और पांडु रोग, ये सारे किस क्यों क्यों हो रहे हैं, वायु की वजह से हो रहे हैं। फिर अगर इसकी वृद्धि हो गई तो, वृद्धि हो गई यानी कि शुक्र का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसकी प्रवृत्ति भी कैसी होगी, अमाउंट जो होगा उसका बढ़ जाएगा। तो शुक्र की अति मात्रा में प्रवृत्ति, अमाउंट उसका बढ़ जाएगा। शुक्र अस्मरी, अस्मरी जो बोलते हैं स्टोन। अब आचार्य चरक ने भी और सुश्रुत ने भी, जो स्टोन है और जैसे अगर ऐसे होता है जब मूत्राघात पढ़ेंगे वहां पे एक आएगा शुक्र अस्मरी करके,
तो वहाँ पर होता ये है, थोड़ा-सा बता देती हूँ कि अगर शुक्र का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होता है शुक्र किसी जगह रुक जाता है। अगर क्या मान लो जो उसका पाथ है, जो उसका पैसेज है जहाँ से वो फ्लो होता है, अगर उस जगह वो रुक गया किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद वो सूख के उसमें एक ग्रंथि बन जाती है और वो ग्रंथि ही क्या कहलाएगी? अश्मरी कहलाएगी। जो शुक्र होगा वो रुकावट की फॉर्म में निकलेगा, टुकड़ों की फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बोल दिया? शुक्र अश्मरी बोल दिया। तो ये अपनी धातुओं के क्षय और वृद्धि के जो लक्षण है वो खत्म हो गया। कल अपन मल के क्षय वृद्धि की बात करते हैं। अब अपन थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कल के टॉपिक के बारे में, जो पित्त के द्रव गुण और उष्ण गुण को लेके था।